पिछले कई दशकों से यूएस में जितने भी प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट बाइडेन, ओबामा, बिल क्लिंटन, इन सभी ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके हर वो तरीका अपनाया है जिससे ईरान से निपटा जा सके। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो यूएस ने खुद ईरान को दी थी, तो ऐसा क्या बदल गया यूएस के सामने कि अब वही यूएस इसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ईरान से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है? और आज जो ईरान के ऊपर यूएस हमला कर रहा है, हमला तो यूएस ने किया है, लेकिन ईरान यूएस को छोड़कर यूएई, सऊदी और बाकी गल्फ कंट्रीज पर हमला करना क्यों शुरू कर देता है? देखिए, इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें साफ होंगी। अगर इसी समय आप एक मैप और एनर्जी का डेटा उठाकर देखें तो आपको एक बात साफ समझ में आ जाएगी कि ईरान मिडिल ईस्ट का कोई नॉर्मल देश नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। ऑयल और नेचुरल गैस के इतने बड़े रिजर्व ईरान के पास हैं कि अकेला ईरान पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को प्रभावित करने की ताकत रखता है। और यही सारी चीजें 1950 के समय भी थीं। उस समय ईरान के पास ये ताकत पहले से मौजूद थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उस समय वेस्टर्न कंट्रीज की जितनी भी एनर्जी जरूरतें होती थीं, उनमें से लगभग 16% क्रूड ऑयल, 31% रिफाइंड प्रोडक्ट्स और 67% तक बंकर फ्यूल अकेला ईरान सप्लाई करता था। तो उस समय वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया? उन्होंने अपना पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाकर ईरान से ऐसे एग्रीमेंट साइन कराए जिनमें जमीन ईरान की थी, तेल ईरान का था, ऑयल फील्ड में काम करने वाले वर्कर्स भी ईरान के थे, लेकिन असली फायदा ब्रिटेन उठा रहा था। और ये सिलसिला साल दर साल चलता रहा। लेकिन इसके कुछ समय बाद साल 1951 में पीएम मोसादिक ईरान के प्रधानमंत्री बने और यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें गलत हैं, हमारी जमीन है, ऑयल हमारा है, तो इस पर पहला हक भी हमारा होना चाहिए। उन्होंने आते ही ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया, मतलब कि अब ईरान के ऑयल का असली फायदा ईरान के लोगों को मिलेगा और ब्रिटेन व बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को कम फायदा होगा। अब ये फैसला तो पीएम मोसादिक ने ले लिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। ईरान के अंदर ऑयल को नेशनलाइज करने की ये बात यूएस और ब्रिटेन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ब्रिटेन का तो सीधा सीधा पैसों का नुकसान हो रहा था और यूएस को यह डर था कि कहीं इसके बाद पीएम मोसादिक सोवियत यूनियन से हाथ ना मिला लें। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए यूएस की सीआईए और ब्रिटेन की MI6 ने एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन एजेक के नाम से। इस ऑपरेशन में सबसे पहले उन्होंने पीएम मोसादिक को सत्ता से हटाया, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और ईरान में पहले से मौजूद शाह मोहम्मद रजा पहलवी की पावर बढ़ा दी, जो यूएस के हिसाब से चलते थे। इसके बाद चीजें पूरी तरह यूएस के हिसाब से चलने लगीं। इस कदम के बाद ईरान यूएस का एक अलाइन स्टेट बन गया। फॉरेन पॉलिसी से लेकर तेल की डील्स तक हर बड़े फैसले में यूएस का सीधा प्रभाव होने लगा। लेकिन ईरान के लोगों ने इसे अपनी बेइज्जती की तरह लिया। उन्होंने कहा कि यूएस दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बात करता है, लेकिन हमारे देश में घुसकर एक चुने हुए प्रधानमंत्री, जिसे जनता ने चुना था, उसे हटाकर अपना सिस्टम लागू कर दिया। और जो आप आज डेथ टू अमेरिका जैसे नारे सुनते हैं, उनकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। आज भी ईरान में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शाह को यूएस का पपेट कहते हैं। ईरान के अंदर एंटी अमेरिका भावनाएं बहुत ही मजबूत हैं। अगर आप उस समय का मैप देखें तो ईरान बिल्कुल ऐसी जगह पर था जहां सोवियत यूनियन खत्म होता था और मिडिल ईस्ट शुरू होता था। यूएस चाहता था कि ईरान मिडिल ईस्ट और सोवियत यूनियन के बीच एक बफर स्टेट बना रहे, ताकि सोवियत यूनियन मिडिल ईस्ट के ऑयल से दूर रहे। इसी वजह से अमेरिका ने उस समय ईरान को मजबूत और मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस करना शुरू किया और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए साल 1957 में यूएस एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम लेकर आया। इस प्रोग्राम के तहत यूएस ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी और सिर्फ नाम के लिए नहीं दी, बल्कि पूरा का पूरा न्यूक्लियर इकोसिस्टम ट्रांसफर किया। तेहरान यूनिवर्सिटी में तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाया गया। ईरान के